नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एक शानदार सेशन की। हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की, और कल हम लोग संविधान सभा पढ़ रहे थे। आज हम संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि संविधान सभा से ही हम स्टार्ट करेंगे, संविधान सभा से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो आशा है आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से हर उस पॉइंट को कराता हुआ चल रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपसे मैं ये विश्वास भी रखूँगा कि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें अच्छे से मैं कराता हुआ चलूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। जो हम पढ़ रहे थे, संविधान सभा पढ़ रहे थे, मैं इसे कंप्लीट करवा देता हूँ संविधान सभा को, फिर हम संविधान के निर्माण की बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो कल का टॉपिक था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। कल हम क्या पढ़ रहे थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। ये हमने कब पढ़ा था? तो आपने बताया यहाँ पर कि सर इसे तो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ लिया था? संविधान सभा पढ़ ली थी। संविधान में कुल सदस्य कितने थे ये हमने पढ़ लिए थे। अब मुझे बताइए, क्या मैंने संविधान सभा में निर्वाचन करा दिया था? कि संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? मुझे बताइए। मैंने टोटल सदस्य आपको बताए थे। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि मैंने कल आप लोगों को संविधान सभा में चुनाव की बात हो गई थी कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, कितने लोगों में हुआ था, कैसे हुआ था। बताइए फटाफट से एक बार कमेंट करके, एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। हाँ जी, कमेंट दिखाना। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, हम बात यहाँ पर करेंगे सर संविधान सभा का निर्वाचन, ठीक है जी। इलेक्शन की बात हम यहाँ पर करेंगे। इलेक्शन, संविधान सभा का इलेक्शन कब हुआ था? पूरा लिखूं क्या? आप कहेंगे सर संविधान सभा का पूरा ही लिख देता हूं, है ना, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं और बोले कि सर इतना शॉर्ट क्यों लिखवा रहे हैं। संविधान सभा का निर्वाचन, जब हम निर्वाचन के बारे में बात करेंगे, निर्वाचन, ठीक है, मैं लगा लूंगा। निर्वाचन की यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ छोड़ दो बस। निर्वाचन यानी कि आप कहेंगे सर इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप मुझे बताइए जी, निर्वाचन कब हुआ था? तो कौन कौन साथी बता देंगे कि सर ये जो निर्वाचन है ये निर्वाचन कब हुआ था? फटाफट से बताइए, निर्वाचन कब हुआ था? तो आपने कहा कि सर जुलाई अगस्त में होता है। कब? जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 में निर्वाचन हुआ। बहुत पसीना आ रहा है, ये मैं भाग के आया ना थोड़ा सा आज नीचे, और फिर दवाइयाँ भी खा रखी हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा, ये पसीना थोड़ा सा हो रखा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब निर्वाचन की बात करेंगे कि सर संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसमें हम और आप यानी कि जो जनता द्वारा ना किया गया हो बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया गया हो, इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसा है जी? आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब ये जो इलेक्शन हुआ था, ये चुनाव में किसने हिस्सा लिया था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा में जो सदस्य आए थे इनका चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा हुआ था। प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा। चलिए,
प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, यानी कि बाय, आप कहेंगे बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। चलिए, आप कहेंगे सर जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं उनके सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 में। चुनाव कितने सदस्यों में हुआ था? तो आप कहेंगे जो सर जो चुनाव हुआ था, जो इलेक्शन हुआ था, इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? जो चुनाव था इसमें देसी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया, इसमें देसी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, किसने हिस्सा लिया था? जो प्रांतीय विधानसभा थी। अब यहां पर बात आ गई कि सर चुनाव होता है मात्र 296 सदस्यों में, 296। हमें पता है कि सर कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? यहां पर आप मुझे बताइए कि सर कांग्रेस ने अपने कितने कैंडिडेट खड़े किए थे? नहीं, ठंड यहां भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा कहीं बाहर से भाग के आया, मुझे लगा मैं लेट हो गया, तो मैं बाहर गाड़ी खड़ी करके बाहर तेज भाग के आया हूं ना, तो उससे पसीना आया मुझे। ठीक है, चलिए, हमने पता करना है कि सर कांग्रेस ने 210 कैंडिडेट अपने खड़े किए थे। उन 210 कैंडिडेट में कांग्रेस को 199 पर बहुमत मिली और 9 सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन किया, अलायंस किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर कांग्रेस को 208 सीट मिली थी। कितनी? 208। इसका मतलब है 199 में कांग्रेस खुद जीती थी, 9 सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन किया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर 208 सीट कांग्रेस की मिली। कितनी मिल गई कांग्रेस को? 8 सीट। चलिए, अब मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी? कि सर जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी? तो मुस्लिम लीग को आप बताएंगे सर मुस्लिम लीग को 79 सीट मिली थी। कितनी? 79 सीट मिली थी। लेकिन किसी किसी स्रोत में ये 80 भी बता रखा है, इसको आप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग को 79 सीट प्राप्त हुई थी। कितनी? 79। और जो अन्य थी, अन्य छोटे छोटे राजनीतिक दल थे, ठीक है, अन्य पार्टियों को 15 सीट प्राप्त हुई थी। कितनी? 15 सीट प्राप्त होती हैं, 15 सीट यहां पर मिली थी। क्लियर हो गई चीजें? सर ये हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए, नोट में लिखिएगा, यहां पर मैं नोट लिख रहा हूं, इसे आप नोट में लिखिएगा बहुत अच्छे से कि सर ये बता सकते हैं आप कि जो यहां पर देखना कि सर इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था। आप ऐसे देखिए कि सर यहां पर हमने पढ़ा कि सर चुनाव में, इलेक्शन में, चुनाव में देसी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया, देसी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया। जो देसी रियासतें थीं इन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। रियासतें, आप कहेंगे सर जो देसी रियासतें थीं, देसी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया। ठीक, कि सर जो देसी रियासतें थी इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो यहां पर हमने ये पढ़ लिया कि सर जो देसी रियासतें थी उन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। बल्कि चुनाव कितने सदस्यों में हुआ? आप कहेंगे सर 296 सदस्यों में चुनाव हुआ था। कितने सदस्यों में चुनाव हुआ? तो आप बताएंगे सर 208। ठीक है, 296 सदस्यों में चुनाव हुआ, जिसमें 208 सीट कांग्रेस को मिल गई, मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिल गई? 79, और अन्य सीट 15 हो गई। कितनी हो गई जी? 15 हो गई। सर इंग्लिश मत लिखिए, केवल बोल दीजिए, ऐसे तो फिर दिक्कत है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं फिर वो क्या करेंगे? चलिए, अब ये बताइए कि सर ये हमने पढ़ लिया, हमें ये बात करनी है कि संविधान सभा में संप्रदाय के आधार पर कितने लोग थे? मुस्लिम लीग 73। भैया यहां पर ध्यान रखना कि सर मुस्लिम लीग को, ओहो, यहां पर हमने मुसलमानों की संख्या लिख दी। यहां पर हमने कितनी संख्या लिख दी है? तो यहां पर मैंने मुसलमानों की संख्या लिख दी है ना। चलिए, यहां पर मैं इसको भैया बता देता हूं कितना। गड़बड़ हो जाती है, अभी कतई गड़बड़ हो जाती है।
चलिए 73 सीट मिली थी मुस्लिम लीग को, मुसलमानों की संख्या 89 थी। ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे सर जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसे 73 सीट मिली थी। अगर मैं ये बात करता कि संविधान सभा में संप्रदाय के आधार पर कितनी सदस्य संख्या है, आप कहेंगे सर संप्रदाय के आधार पर, ये सही कर लो, संप्रदाय के आधार पर। यहां पर आप कहेंगे सर संप्रदाय के आधार पर। ठीक है, संप्रदाय यानी कि कम्युनिटी के आधार पर। जैसे अगर पूछे कि भैया ये बताइए, ये आप मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस यहां पर जैसे सामान्य जाति के कितने लोग थे, सामान्य, आप कहेंगे सर सामान्य जनरल कास्ट के जो लोग थे वो थे 213। ठीक है, संविधान सभा में सामान्य कास्ट के 213 लोग थे। मुस्लिम लोगों की संख्या कितनी थी, मुस्लिम लोग कितने थे, ये मुस्लिम लीग पार्टी है, मुस्लिम लोगों की संख्या थी 79, कहीं 80 लिखा हुआ है। और सिख कितने थे, सिखों की संख्या थी 4, सिख कितने थे 4। और इसमें महिलाएं कितनी थी, अगर पूछेगा संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, फीमेल कितनी थी, 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी, आप कहेंगे सर कितनी महिलाएं थी जी, संप्रदाय के आधार पर बात हो रही थी तो आपने यहाँ पर पढ़ लिया कि सर इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो महिलाओं की संख्या आप लोगों से पूछी गई है कि सर बताइए महिलाओं की संख्या कितनी रही होगी, तो आपने बताया सर महिलाओं की संख्या 15 थी, जबकि सिखों की संख्या कितनी थी, ये भी बहुत अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब मुझे बताइए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है भैया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सिंपल है। होम गार्ड में भैया यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैंने संप्रदाय के आधार पर लिखवाया है तो मैंने 79 लिखवाया होगा। ठीक है, और मुस्लिम लीग की संख्या लिखी है तो 79 लिखी होगी। ठीक है, अगर दिवाकर मिश्रा जी ध्यान से अगर वहाँ पर आपने वो लिखा या मैंने लिखा है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने बात करी है कि सर इसको आप लोग पढ़िए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो इनको आप फटाफट से लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए। सर पीछे कर दो, पीछे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है अभी, यही तो है, पीछे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। बताइए किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या। ठीक है, मुसलमानों की संख्या कितनी है, 79 है। कितनी है, 79। जबकि मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, क्योंकि कुछ मुसलमान कांग्रेस में भी थे, ध्यान रखना कि कुछ मुसलमान कांग्रेस में भी थे, कुछ लीग में भी थे, तो ये हमने पढ़ लिया। अब बात होगी कि सर यहाँ तक जब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली कि सर महिलाओं की संख्या बताइए जरा। मैं यहाँ पर आपको महिलाओं की संख्या बता देता हूँ कि सर महिलाओं की संख्या बताइए। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे महिलाओं की संख्या। कहाँ गया, इसमें है नहीं क्या पीडीएफ, मैं लगा देता हूँ एक बार। पीडीएफ नहीं है क्या, कौन सी पीडीएफ है ही नहीं। चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, इन सारी चीज़ों पर हमने पढ़ ली। अब ये बताइए कि सर संविधान सभा में, ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा में अंबेडकर साहब का चुनाव कहाँ से हुआ था। आप मुझे बताइए, संविधान सभा में अंबेडकर साहब का चुनाव, इसमें पीडीएफ नहीं है, अंबेडकर साहब नहीं है, का चुनाव कहाँ से हुआ था, फटाफट से बताइए। यहाँ पर हमने पढ़ लिया, हाँ यही तो है, इसमें कहाँ है, इसमें तो ये पीडीएफ है। चलिए बहुत बढ़िया,
हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पर लिखते हैं। मैंने कहा कि सर अंबेडकर साहब का चुनाव पहले कहाँ से हुआ था? आप कहेंगे सर पहले पूर्वी बंगाल से हुआ। कहाँ से? पूर्वी बंगाल से हुआ। जब पूर्वी बंगाल से इनका चुनाव हुआ तो आप लोग ये बताएं कि सर ये पूर्वी बंगाल से चुनाव हुआ था, लेकिन जब हमें आज़ादी मिली तो ये पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया? तो पूर्वी बंगाल आज़ादी के बाद कहाँ चला गया? तो आप कहेंगे सर आज़ादी के बाद ये भैया पाकिस्तान में चला गया। किस में? पाकिस्तान में शामिल हुआ। पाकिस्तान में शामिल हुआ तो फिर भैया इन्हें बाद में कहाँ से चुना गया? अंबेडकर साहब को बाद में कहाँ से चुना गया? तो बम्बई प्रेसिडेंसी। कहाँ से? आप कहेंगे सर बम्बई प्रेसिडेंसी। जो बम्बई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से। पूना सीट से, यानी कि जहां पर पहले एमआर जयकर हुआ करते थे तो इनके स्थान पर क्या हुआ? एमआर जयकर के त्यागपत्र दिलाकर तो भैया पूना सीट से चुना गया। तो यहां पर आप कहेंगे सर पूना सीट से तो चुना गया था, लेकिन पूना सीट पर एमआर जयकर थे। एमआर जयकर ने क्या किया? एमआर जयकर के स्थान पर, इनका मतलब ये है स्थान पर, कि भैया जो एमआर जयकर थे ये पहले पूना सीट से संविधान सभा में चुने गए थे, लेकिन हुआ क्या? इन्हें भैया किसमें शामिल कर लिया था? इन्हें किसमें शामिल कर लिया भैया? संविधान सभा से इन्हें हटा दिया। संविधान सभा से इन्हें हटा दिया गया और संविधान सभा में एमआर जयकर के स्थान पर किसको लाया गया था? एमआर जयकर के स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लाया गया। क्या ये सारे पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर लिख लिए? मुझे बताइए, ये सारी पॉइंट आप लोगों ने आई होप लिख लिए होंगे, किसी को दिक्कत वाली बात तो नहीं आ रही। चलिए अब ये हमने पढ़ लिया कि एमआर जयकर पूना सीट से थे, जो बंबई प्रेसिडेंसी में थी पूना सीट। इसको आप लिखिए, इसको आप क्या लिखिएगा? आप लिखेंगे सर पूना सीट। पूना सीट से, ठीक है, पूना सीट से चुना। एक मिनट, से चुना, ठीक है। चलिए यहां पर हमने ये सारे पॉइंट आपके लिख लिए। अब मुझे बताइए एमआर जयकर से त्यागपत्र दिलवाया, उसके बाद पूना सीट से अंबेडकर साहब को चुना गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। अब बात होंगी सर संविधान सभा की बैठकें कब हुई? संविधान सभा की बैठकें कब हुई? चलिए बताइए। अब यहां से हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे संविधान का निर्माण। अब हम यहां पर संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। मैं महिलाएं भी बताऊंगा अभी। संविधान का निर्माण, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए बताइए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे कि सर ये बताइए संविधान का निर्माण कैसे स्टार्ट हुआ होगा? जब संविधान सभा की बैठकें स्टार्ट हुई होंगी। किसकी? आप कहेंगे सर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बताइए प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फटाफट से बता दीजिए कि सर फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, इन चीजों को आप लोग पढ़िए कि सर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी और इसके इसके भैया अध्यक्ष कौन थे। तो ये पहली बैठक होती है दिल्ली में। कहां पर होती है? दिल्ली। आप कहेंगे सर पहली बैठक कहां पर हुई? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम क्या था? अध्यक्ष, चेयरमैन कौन बन गए थे? तो संविधान सभा में जो सबसे सीनियर जज, सबसे सीनियर व्यक्ति थे, जो सबसे सीनियर सदस्य थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया जी? आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया था? तो आप कहेंगे सर अध्यक्ष, लेकिन वो स्थायी नहीं थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। आप कहेंगे सर यहां पर हमने पढ़ा, यहां पर हमने ये पढ़ लिया कि भैया अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन भैया ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे ये? अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे, एडॉक चेयरमैन बना दिए गए थे। कौन थे ये? अस्थायी थे। ठीक है, अब बात आती है, थोड़ा सा विवाद में बढ़ा देता हूं कि इसमें कुल सदस्य कितने शामिल हुए थे? कुल सदस्य, थोड़ा सा विवाद बढ़ाऊंगा यहां पर, है ना। सदस्य, टोटल मेंबर इसमें शामिल होते हैं 211। कितने? 211। आप कहोगे सर आपने तो 207 पढ़े हैं, आप कहोगे 208 पढ़े हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये एसएससी एक्सेप्ट करती है 207, हालांकि एसएससी में भी नहीं आते 207। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा यहां तक। अब बात आ गई कि ठीक है, अब मैं एक विवाद और बढ़ाऊंगा। किस किस को ये पता है कि संविधान सभा की बैठकें लगातार होती हैं? संविधान सभा की बैठकें लगातार हो जाती हैं। कौन कौन भैया बता रहे हैं? अब ठंडा कर दिया एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर संविधान सभा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर इसमें 5 बैठकें लगातार हुई थी। संविधान सभा की 5 बैठकें लगातार होती हैं। अरे सोनू जी आप अपना हिंदी में लिखो ना, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं फिर मैं उनके लिए क्या करूंगा? फिर वो ये कहेंगे सर आप हिंदी हिंदी लिख रहे हो, इंग्लिश नहीं लिख रहे, फिर तो ये परेशानी हो जाएगी ना, फिर तो ये परेशानी हो जाएगी। अच्छा, बैठक हुई कब थी? तो ये बैठक जो होती है दिल्ली में, ये होती है 9 दिसंबर 1946 में, है ना। और मैंने अभी कहा कि 5 बैठकें लगातार हुई, 9, 10, 11, 12, 13। आप कहोगे अच्छा हमने तो 11 दिसंबर पढ़ी है दूसरी बैठक। अब बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, लेकिन 11 दिसंबर को महत्वपूर्ण दूसरी हुई है। 11 दिसंबर को महत्वपूर्ण दूसरी हुई है। प्रगति जी बिल्कुल ठीक है, आप सही हैं, लेकिन वो एसएससी एक्सेप्ट कर लेता है कभी कभी, तो 211 आता है। ठीक है, हालांकि मैंने अभी बताया ना यहां पर कि 207, मैंने बताया ना 207, और मैंने लिखते ही बोल दिया था कि कभी कभी एसएससी जो है 207 पूछता है, जबकि 211 सदस्य यहां पर हैं। तो मैंने आपसे कहा कि 5 बैठकें होती हैं 9, 10, 11, 12 और 13 में, लगातार बैठकें हैं ये। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? हमने क्या पढ़ा कि 11 दिसंबर में दूसरी बैठक हुई, जबकि दूसरी बैठक कब हुई? 10 दिसंबर को। लेकिन महत्वपूर्ण कब मानी गई? 11 दिसंबर को। ठीक है, तो ये प्लीज याद रखना। 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसके बाद 10 दिसंबर में दूसरी बैठक हुई, लेकिन वो मानी नहीं गई, मतलब इंपोर्टेंट नहीं मानी गई। तो दूसरी महत्वपूर्ण बैठक कब होती है? वो 11 दिसंबर में होती है, जो क्रम में तीसरी थी और महत्वपूर्ण दूसरी थी। तो आप यहां पर रखना कि सर सेकंड इंपोर्टेंट बैठक, सेकंड इंपोर्टेंट बैठक कब होती है? बैठक संविधान सभा की सेकंड इंपोर्टेंट बैठक होती है जी। आप कहेंगे सर ये बैठक तो 11 दिसंबर में होती है 1946 में,
लेकिन ये जो बैठक है ना, ये भी दिल्ली में ही हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में हुई थी। तो ये बताइए कि सर ये जो बैठक है सेकंड, अगर मैं इसे क्रम में पूछूं तो ये तीसरी बैठक है, क्रम में ये थर्ड है, लेकिन इंपॉर्टेंट दूसरी है। तो आप कहेंगे सर इस समय अध्यक्षता किसने की थी? कभी कभी ऐसे पूछेगा कि सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष कब बने थे, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष कब बने थे? आप कहेंगे सर 11 दिसंबर को। कब? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पर क्या बन गए थे? अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए थे? अध्यक्ष। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद, और ये स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे ये? स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। ठीक है, क्या बना दिए? स्थायी अध्यक्ष बना दिए थे। ठीक है, मैंने बताया ना 5 बैठकें लगातार थीं। यहां पर मैं बता देता हूं, संविधान सभा की 5 बैठकें लगातार हुई थी। ठीक है, आप कहेंगे सर संविधान सभा की 5 बैठकें लगातार हुई। सभा की 5 बैठकें लगातार हुई, लगातार, यानी कि 9 से लेकर 13 दिसंबर तक, 9 से लेकर 13 दिसंबर तक। लेकिन इंपोर्टेंट कौन कौन सी मानी गई वो हमने लिख ली। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए। अब बात करेंगे सर, ये बताइए चलिए ये हमने लिख लिया। अब हम बात करेंगे सर उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया था? आप कहेंगे सर संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आप बताइए सर, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जल्दी से बताइए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आप कहेंगे सर इसे 5वीं बैठक और महत्वपूर्ण तीसरी बैठक कहा गया है। तो ये होती है 13 दिसंबर को 1946 में। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे क्या कर दिया जी? द्वारा पेश किया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पेश कर दिया। अब इसे पेश किया तो उद्देश्य प्रस्ताव इसे स्वीकार कब किया गया? स्वीकार कब किया है? इसे एक्सेप्ट कब किया गया? जल्दी जल्दी से बताइए। एक्सेप्ट संविधान सभा ने किया था। किसने? संविधान सभा ने। सर संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर को। कब हुआ था? 6 दिसंबर को। यह बैठक कौन सी थी? तो ये क्रम में 5वीं सी, महत्वपूर्ण तीसरी। क्रम में 5वीं, महत्वपूर्ण तीसरी। अब बात आती है कि सर इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 में, 47 में। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा। वाय? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया। अच्छा, इतना समय क्यों लगा कि भैया पेश तो हो जाता है 13 दिसंबर 1946 में, लेकिन स्वीकार 22 जनवरी 1947 में, लगभग 1.25 महीने क्यों लग गए? उसका कारण यह था कि संविधान सभा इंतजार कर रही थी कि सभी राजनीतिक दल आकर पहले इसको पढ़ें। जब पढ़ लेंगे उसके बाद फिर इसमें जो चेंजेस होंगे वो किए जाएंगे। तो जब कोई राजनीतिक दल इसको नहीं आया पढ़ने, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट राजनीतिक दलों ने नहीं दिखाया, तब मजबूरन संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया। यही कारण है कि एक इतिहासकार हैं, पॉलिटी के बहुत जानकार हैं,
थे, है नहीं थे, जिनका नाम था जी ऑस्टिन, ग्रेवलिन ऑस्टिन। ग्रेवलिन ऑस्टिन ने एक पुस्तक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। उसी पुस्तक के लिए 2011 में भारत सरकार के द्वारा जी ऑस्टिन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तो इसमें टोटल 8 आर्टिकल्स थे। इसमें कितने आर्टिकल थे? तो आप कहेंगे सर इसमें तो केवल 8 आर्टिकल शामिल किए गए। और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? यही उद्देश्य प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार हुआ। यानी कि क्या बन गया ये? आप कहेंगे सर ये प्रस्तावना बन गया। क्या बन गया? प्रस्तावना। क्या बना ये? आप कहेंगे सर ये बन गया प्रियम्बल। क्या बन गया? ये प्रियम्बल बना। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक कथन है, यहां पर जो है ना एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट क्या है आप समझिए कि सर एक स्टेटमेंट है, किसने कहा था? किसने कहा था? चलिए मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगा जिसे आप लोग क्या लिखेंगे? जिसे आप लोग लिखेंगे कि सर यहाँ पर जी ऑस्टिन, ग्रेवलिन ऑस्टिन। आप बताना सर ग्रेवलिन ऑस्टिन ने क्या कहा था? ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है, ये स्टेटमेंट है भारत। चलिए ये किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। ठीक है, जी ऑस्टिन ने संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है, ऐसा कहा। ठीक है जी, ऐसा कहा। चलिए बहुत बढ़िया। और जी ऑस्टिन को 2011 में क्या दिया गया है? तो जी ऑस्टिन को 2011 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? इनकी एक बुक थी जिसका नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम था इनकी पुस्तक का? आप कहेंगे सर ये कलर नहीं दिखेगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भैया इन्हें क्या दिया गया? एक पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री। किसको? जी ऑस्टिन को। ग्रेवलिन ऑस्टिन, जी ऑस्टिन, इसका मतलब क्या था? वाह शिवम, आपके नाम का मतलब क्या है? आप बता सकते हैं, मैं थोड़ी बता पाऊंगा कि शिवम का मतलब ये होता है। जी ऑस्टिन, ग्रेवलिन ऑस्टिन इनका पूरा नाम है माय डियर, ग्रेवलिन ऑस्टिन इनका पूरा नाम है। पहली बैठक लिख दो, ये है तो संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 में, ये लिख तो दी मैंने। चलिए अब ये हमारी बात हो गई यहां पर, अब ये हमारी बात हो गई। ठीक है जी। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब बात आएगी सर ये सारी चीजें हो गई हैं, अब यहाँ पर आता है संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? कौन कौन भैया बताएंगे कि सर संविधान का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह लें, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह लें, कि सर ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? फटाफट से बताइए, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था?
ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? फटाफट से आप मुझे बताइए कि सर ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये पेश किसने किया था? तो ये पेश किया था भैया कब? अक्टूबर 1947 में, 1947 में। कमेंट में बताइए किसने? बी आर अम्बेडकर ने थोड़ी बनाया था। बी आर अम्बेडकर ने तो जांच की थी प्रारूप की, तभी तो उनके नेतृत्व में एक समिति बनी थी, प्रारूप समिति, जो संविधान के प्रारूप की जांच कर रही थी। इसीलिए उस समिति का नाम दिया गया था प्रारूप समिति। ठीक है, तो ये भैया बी एन राव, क्या नाम होगा? बी एन राव द्वारा। बी एन राव का पूरा नाम क्या होगा? बेनेगल नरसिंह राव। आप कहेंगे सर बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। चलिए बहुत बढ़िया, यहां हमने पढ़ लिया बेनेगल नरसिंह राव। अब बात ये आती है कि सर हम पढ़ते हुए आते हैं तो हमें ये पता है कि जब प्रारूप पेश हुआ तो इसमें टोटल आर्टिकल कितने रखे गए थे? तो इसमें 243 अनुच्छेद थे और इसमें जो अनुसूचियां थीं, अनुसूचियां शेड्यूल्स कितने थे? अनुसूचियां बोले तो शेड्यूल्स कितनी थी? जल्दी जल्दी से बताइएगा। शेड्यूल्स थी 13। कितनी? 13th। अब इसकी जांच करने के लिए क्या बनाई गई थी? एक समिति बनाई गई थी। जांच के लिए क्या बनाई गई थी? एक कमेटी बनाई गई थी जिसे नाम दिया गया था प्रारूप समिति। आप कहेंगे सर जांच के लिए क्या किया गया? जांच के लिए भैया एक प्रारूप समिति बना दी गई। प्रारूप समिति। अच्छा, प्रारूप समिति के कई सारे नाम हैं। प्रारूप समिति कह लें, पांडुलेखन समिति कह लें, पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, क्या कह सकते हैं? मसौदा समिति, मसौदा समिति। अच्छा, मसौदा समिति को, प्रारूप समिति को, पांडुलेखन समिति को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका नाम ड्राफ्टिंग क्यों रखा गया था? क्योंकि ये संविधान के ड्राफ्ट की जांच करने के लिए बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये कब बनी थी जी ड्राफ्टिंग कमेटी? आप कहेंगे सर ये बन गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी माय डियर। कब? ये बनी थी 29 अगस्त 1946। अब आपके मन में एक डाउट, 1947, एक डाउट और बढ़ गया होगा कि भैया जब ये अक्टूबर 1947 में पेश हुआ है प्रस्ताव, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगस्त में ही कमेटी का गठन कर दिया गया था? अगस्त में ही कमेटी का गठन कर दिया गया हो। ऐसा इसलिए हुआ जब इन्हें ये काम दिया गया प्रारूप बनाने का बी एन राव को, तभी ये कहा गया था कि इस प्रारूप को जो जांचेंगे, जो एनालाइज करेंगे, वो अंबेडकर साहब करेंगे। तभी तो अंबेडकर साहब को संविधान का जनक कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए जल्दी से। इसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे बता दीजिए। आप कहेंगे सर अध्यक्ष हुआ करते थे बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अब बी आर अम्बेडकर ने भैया क्या किया? इसमें 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य, नाम लिखवाऊंगा अभी, 6 अन्य सदस्यों का। जब इन्होंने जांच की, जांच करने के बाद जो 243 अनुच्छेद थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इनकी जो पहली रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? ये रिपोर्ट इन्होंने 21 फरवरी 1948 में पेश कर दी। 1948 में पेश की। चलिए, अब जब 1948 में पहली रिपोर्ट आई, तो इस रिपोर्ट में इन्होंने आर्टिकल्स कितने बढ़ा दिए कि भाई 243 को इन्होंने अनुच्छेद बना दिया 315, और जो शेड्यूल्स थी 13, इन्हें घटाकर कर दिया 8।
इन्हें घटाकर 8 कर दिया, तो भैया संविधान सभा में मतभेद हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। बीएन राव ने 243 अनुच्छेद पेश किए थे, अंबेडकर साहब ने 315 कर दिया, शेड्यूल 8 कर दी जो कि 13 होनी थी। तो इस पर विवाद हुआ तो अंबेडकर साहब ने अपनी दूसरी रिपोर्ट भी पेश की। क्या किया, पहले ये बताओ, यहां तक लिख लिया आपने? जैसे जैसे चैप्टर खत्म हुआ करेंगे वैसे वैसे मैं आपको टेस्ट भी कराऊंगा। जैसे कल ये लगभग खत्म हो जाएगा संविधान सभा, संविधान का निर्माण, तो इसमें मैं आप लोगों को कल एमसीक्यू भी कराऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया क्या? यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया क्या? फटाफट से मुझे बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्या हुआ जी? वाह, ये क्या मैटर हो गया? ये कहाँ गया? ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? चलो तो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। दोबारा से मैं इसको बना देता हूँ, ये तो मैंने बड़ा पंगा ले लिया। चलिए, मैं इसको दोबारा से ही लिख देता हूँ, पता नहीं इसमें क्या हुआ। चलिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था एक बार मैं आपको बता देता हूँ जी। इसमें मैंने आप लोगों को क्या लिखा था, चलिए, यहाँ पर मैंने लिखा था कि भैया जी ऑस्टिन ने, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ऐसा किसने लिखा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस कांग्रेस भारत, ये किसने कहा था? ये जी ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा। आप कहेंगे सर किसने कहा? ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा। ठीक है, क्या कहा जी? ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा। इनकी एक बुक है, इनकी एक पुस्तक है, इस बुक का नाम क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा सा नाम है, तो आप बस ये याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए 2011 में भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, पद्मश्री पुरस्कार दिया। किसे दिया जी पद्मश्री पुरस्कार? आप कहेंगे जी ऑस्टिन को दिया। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए फटाफट से। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, हाँ जी, 15 वुमेन के नाम भी बताऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा। विवाद क्यों पढ़ा रहे हो? जरूरी है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, विवाद थोड़ी है ये। इसमें क्या विवाद पढ़ा दिया जी मैंने? इसमें क्या विवाद पढ़ा दिया? अब इसमें जब मतभेद हुए तो क्या होगा? प्रारूप समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट भी पेश की होगी। लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, है ना। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? भैया मैं विवाद थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। चलिए, प्रारूप समिति की रिपोर्ट कब आई? प्रारूप समिति की सेकंड रिपोर्ट कब आती है? सेकंड रिपोर्ट आ जाती है भैया कब? आप मुझे बताइए। सेकंड रिपोर्ट आती है अक्टूबर 1948 में। अक्टूबर 1948 में सेकंड रिपोर्ट पेश की। प्रारूप समिति की सेकंड रिपोर्ट अक्टूबर 1948 में पेश की गई और इस सेकंड रिपोर्ट पर 3 बार वाचन हुए। 3 वाचन का मतलब है कि ये 3 बार रीडिंग की गई। इसकी कितनी बार रीडिंग की गई थी? 3 बार रीडिंग की गई। चलिए, 3 बार रीडिंग की गई है और इसको हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे कल। ठीक है, चलिए,
कोई दिक्कत यहाँ तक आई हो तो अब मुझसे कमेंट में पूछिए कि हाँ जी यहाँ तक हमें दिक्कत थी, या कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। क्लास कैसी लग रही है? क्लास कैसी लग रही है जल्दी से बता दीजिए। क्लास कैसी लग रही है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में आपको? कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो कभी नहीं पढ़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत बार पढ़े होंगे। कल मैं केवल फैक्ट और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उन पर मैं बातें करूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये पढ़िए, यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।